हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ये पहला वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ क्लास 10 के सोशल साइंस के लिए। क्लास 10 सोशल साइंस में 4 बुक हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स। चारों से 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। चारों में लगभग 4-5 इस तरह से चैप्टर हैं, तो हर एक चैप्टर से कम 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इस संदर्भ में मैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग लेकर प्रस्तुत हूँ। पावर शेयरिंग, पहला सवाल उठता है कि ये पावर शेयरिंग है क्या? व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग वर्क और शेयरिंग powers. Democracy and power sharing. In democracy, power sharing is very essential. In democracy, all powers does not rest with any one organ of the government, or you can say in one person, as it was there in monarchical form of government. जब राजतंत्र था, राजा के ही हाथ में सारी सत्ता होती थी। राजा ही लेजिस्लेटिव कानून बनाने का काम करते थे, राजा ही एग्जीक्यूटिव उसे लागू करने का काम करते थे, और राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश यानी जज का काम करते थे। तीनों शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में संकेंद्रित थी, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना है क्लास 9th में। उन्होंने ही सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी दिया था। जब फ्रांस में मोनार्क के हाथ में ये तीनों शक्तियां का संकेंद्रित थी, तब उन्होंने ये परिकल्पना दी थी कि ये सारी शक्तियां अलग अलग होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच, कोई कानून बनाएगा, कोई उसे लागू करेगा और कोई उसकी रक्षा करेगा, तो यही पावर शेयरिंग है, यही डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ वर्क है। तो इसी को हम इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग कहते हैं। दैट इज पावर शेयरिंग अमॉन्ग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और बिना पावर शेयरिंग के डेमोक्रेसी संभव नहीं है। यानी डेमोक्रेसी चाहिए तो सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए, पावर शेयरिंग चाहिए। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग दो देश का एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। दो देश की कहानी से इसमें चैप्टर शुरू हुआ है। एक है बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका। दोनों ही स्टोरीज आपको बताएगा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी हैंडल करता है लोगों के डिमांड का या लोगों के डिवीजन ऑफ पावर का, पावर शेयरिंग को किस तरीके से हैंडल करता है। स्टोरी जो यहाँ दोनों है वो हमें एक तरीके से जनरल कंक्लूजन देगा कि पावर शेयरिंग का लोकतंत्र में क्या ज़रूरत है, क्यों आवश्यक है। इसके बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें जो बनता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट द कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम में जो एथनिक कंपोजिशन है उसके बारे में हम लिखे। बेल्जियम और श्रीलंका दो देश यहाँ पे लिया गया है। बेल्जियम जो एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, ये अपने देश के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसका बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इन चारों देशों से मिलती है। इसकी सीमाएं यहाँ आप देख सकते हैं। बेल्जियम एक तरफ नॉर्थ में नीदरलैंड, ईस्ट में जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, और वेस्ट में फ्रांस से इसकी सीमाएं बॉर्डर्ड हैं। बीच में आप
ब्राउन कलर देख रहे हैं, और येलोइश कलर एंड रेड कलर एंड ब्लू कलर, ये तो अलग अलग रीजन बता रहा है, फ्लेमिश रीजन एंड वालोनियन रीजन। और बीच में जो छोटा पार्ट है वो इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। इसका जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा के पॉपुलेशन से आधे से थोड़ा अधिक होगा। इसका जो एथनिक कंपोजिशन है, नृजातीय संरचनाएं हैं, उसमें देखेंगे 59% डच हैं जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% फ्रेंच लोग हैं जो वालोनियन रीजन में ज़्यादा रहते हैं, इनकी भाषा फ्रेंच है। जो रिमेनिंग 1% है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। इस तरीके से मुख्य रूप से 3 भाषा भाषी लोग यहाँ हैं। पूरे देश का ये हमने बताया, 59% डच, 40% फ्रेंच, 1% जर्मन। अब हम इसकी राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें। 80% पीपल स्पीक्स फ्रेंच इन ब्रुसेल्स। राजधानी ब्रुसेल्स में उल्टा है, पूरे देश में 59% डच, मेजोरिटी में डच, लेकिन कैपिटल में मेजोरिटी में फ्रेंच एंड 20% डच पीपल है ब्रुसेल्स में। राजधानी में ठीक उल्टा है पूरे देश का। जो माइनॉरिटी में है फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, ये रिलेटिवली डच लोगों से ज़्यादा रिच हैं और ज़्यादा पावरफुल हैं। ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट का बेनिफिट बाद में उठाया, तो ये थोड़ा पीछे रह गए हैं फ्रेंच कम्युनिटी से। इसी वजह से ये जो धनी और निर्धन, अधिक शिक्षित और कम शिक्षित रहा, इसी वजह से इस देश में टेंशन रहा। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। 1950 और 60 की दशक में डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच कम्युनल टेंशन रहा। उनकी कम्युनिटी की वजह से, एक धनी है, एक निर्धन है, एक ज़्यादा शिक्षित है, एक कम शिक्षित है। ज़्यादा शिक्षित हैं तो वो ज़्यादा एजुकेशन पाए हुए हैं, इस वजह से उन्हें ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। जो कम एजुकेशन पाए हुए हैं डच लोग, वो पिछड़ जाते हैं। दिस टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। जैसा कि हमने देखा, ब्रुसेल्स जो इसकी राजधानी है, उसकी राजधानी में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का मेजोरिटी है, डच स्पीकिंग पीपल वहाँ केवल 20% है, 80% फ्रेंच स्पीकिंग है। इसका दूसरा काउंटर पार्ट जो हमने बताया था कि यहाँ पे दूसरे देश श्रीलंका को भी देखेंगे हम लोग, तो इससे जो क्वेश्चन बनता है, राइट इन डिटेल अबाउट कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के कंपोजिशन के बारे में लिखिए और इस श्रीलंका के बारे में लिखें। तो श्रीलंका क्या है? एक छोटा सा आइलैंड है, हमारे देश के तमिलनाडु राज्य से कुछ किलोमीटर की दूरी पे सॉदर्न पार्ट में स्थित है। इसका जो पॉपुलेशन है लगभग 2 करोड़ है, यानी कह सकते हैं हमारे देश के हरियाणा राज्य के बराबर है। श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। जो सबसे मेजॉरिटी ग्रुप है सिंगला स्पीकर्स, वो 74% हैं। तमिल स्पीकर्स जो तमिल भाषा बोलते हैं 18% है। तमिल भाषा बोलने वालों का 2 सब ग्रुप है। एक श्रीलंकन तमिल जो तमिलनाडु के नेटिव्स हैं, बहुत पहले से वहाँ रह रहे हैं, दे आर 13%। और रेस्ट जो 5% हैं, जिनके फोर फादर इंडिया से आए थे कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन में काम करने के लिए, और वो भी वहाँ बस गए, तो दे आर 5%। दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। ये तमिलनाडु का मानचित्र है। यहाँ भी जो आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देख रहे हैं, ब्राउन कलर, डीप ब्राउन नहीं, ब्राउन कलर, तो वो दिखा रहा है तमिल लोकेलिटीज़ को, तमिल लोगों का कंसंट्रेशन को। और बाकी जो
लाइट येलोइश कलर है, उसमें सिंगल आई स्पीकर्स हैं, बाकी जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड एरिया है वो दिखाया गया है। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ द कंट्री, जो अभी आपको दिखाया मानचित्र पे। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वो बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन जो तमिल हैं वो हिंदू और मुस्लिम हैं। देयर आर 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला, 7% क्रिश्चियन लोग हैं जो सिंगला भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं, दोनों ही भाषाभाषी बोलने वाले लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तमिल यहाँ श्रीलंका को देखने के बाद बनता है वो है व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म एंड हाउ दिस पॉलिसी वाज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म क्या है और इसको कैसे श्रीलंका की सरकार ने फॉलो किया। इफ मेजोरिटेरियन ग्रुप और मेजोरिटेरियन कम्युनिटी होल्ड पावर एंड टेक्स डिसीजन इन फेवर ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, जो मेजोरिटी में लोग हैं वो अगर पावर में है और वो मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए ही अगर डिसीजन लेते हैं डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म। यानी मेजोरिटी ग्रुप जो सत्ता में रहता है वो सत्ता में आने के बाद मेजोरिटी ग्रुप को ही ध्यान में रख करके सारे नियम कानून बनाता है और माइनॉरिटी को इग्नोर करता है, तो ये पॉलिसी मेजोरिटेरियनिज्म कहलाती है। श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था कॉलोनियल रूल से। यहाँ के जो लीडर्स हैं सिंगला कम्युनिटी के, उन्होंने डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया। वो मेजोरिटी में थे तो ऑफ कोर्स उनका डोमिनेंस होना ही था, लेकिन इस डोमिनेंस की वजह से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, उन्होंने 1956 में एक एक्ट बनाया। इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म को प्रमोट किया। The government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. सिंगला की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने के लिए सरकार ने एक क्रम में एक के बाद एक कई डिसीजंस उन्होंने लिए। इस एक्ट ने सिंगला जो लैंग्वेज है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस कर दिया कि now from this time the Sinhala will be the official language or national language of Sri Lanka. They disregarded the Tamil one. तमिल को उन्होंने अनदेखा किया। Government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. श्रीलंका की सरकार ने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट की कि वो जो भी गवर्नमेंट जॉब होगा या यूनिवर्सिटी पोजीशन होगा या सरकार में जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होगा, वहाँ सिंगला विल बी फेवर्ड। सिंगला लोगों को वो जॉब मिलेगा, तमिल को तब मिलेगा जब कोई सिंगला एप्लीकेंट नहीं होंगे। इस नए संविधान में उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि दे विल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, यानी जो उनका रिलीजन है उसको उन्होंने नेशनल रिलीजन बना दिया, डिसरिगार्डिंग द रिलीजन ऑफ तमिल एंड अदर कम्युनिटीज। ये जितने भी मेजर्स उन्होंने लिए वो एक के बाद एक तरीके से ग्रेजुअली दे इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंका में जितने भी तमिल लोग रह रहे थे, अब उनको लगने लगा कि ये देश उनका नहीं है, वो एक तरीके से विदेशी होकर रह गए। सेकेंड कैटेगरी का सिटीजनशिप उनको मिल गया। उन्होंने ये अनुभव किया कि कोई भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, जो बुद्धिस्ट और सिंगला लीडर्स हैं, वो सेंसिटिव नहीं हैं तमिल लोगों के लैंग्वेज और कल्चर के प्रति।
उन्होंने ऐसा फील करना शुरू किया कि संविधान और सरकार और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक एक करके उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं देना चाहती हैं. They started feeling that they are discriminated against for getting jobs and opportunities. उनको लगा कि अब इस देश में ऐसे इस स्थिति में रहना, इस कानून के साथ रहना उनके साथ नाइंसाफ़ी है. वो एक तरीके से विदेशी बनकर रह गए हैं, सेकेंड कैटेगरी सिटीजन बनकर रह गए हैं. दे आर हैविंग नो जॉब अपॉर्चुनिटी और लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज. इसका परिणाम क्या हुआ? श्रीलंका में बहुत सारी पार्टियां लॉन्च की गई. इन पार्टियों ने तमिल को एज ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करने का डिमांड किया. उन्होंने ये भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि जो उनकी रीजन है उस रीजन में उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए, स्वायत्तता दी जाए. और तीसरा, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए एजुकेशन पाने का और रोज़गार पाने का या जॉब पाने का. ये जो उन्होंने ऑटोनॉमी मांगनी शुरू की, स्वायत्तता मांगनी शुरू की, ये लगातार श्रीलंका की सरकार के द्वारा डिनाई किया गया. बाय 1980s बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जो तमिल एलम या एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग कर रहे थे कि जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट जहाँ पे तमिल कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे एक तमिल एलम बना दिया जाए या तमिल स्टेट बना दिया जाए. एलम मीन्स स्टेट. अब इन दोनों कम्युनिटी के बीच जो डिस्ट्रस्ट था, अविश्वास था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. दैट लेड टू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट. दोनों में संघर्ष होने लगे. इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार. जल्द ही ये गृह युद्ध में परिणत हो गया. इसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग दोनों कम्युनिटी के मारे गए. बहुत सारी जो फैमिलीज थी यहाँ पे उन्हें फोर्स किया गया कि वो देश छोड़कर चले जाएं और रिफ्यूजी की तरह वो पड़ोसी देशों में या हम यूं कहें अपने देश भारत में तमिलनाडु राज्य में वो रिफ्यूजी की तरह रहने को विवश कर दिए गए. ये सिविल वार 2009 में ख़त्म हुआ, लेकिन इस बीच श्रीलंका का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत नुकसान हुआ. तो यहाँ हम लोग देखें कि श्रीलंका में किस तरीके से डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी वहाँ की जो दो एथनिक कम्युनिटी थी, एक एथनिक कम्युनिटी ने मेजोरिटेरियनिज्म अडॉप्ट किया एंड डिनाइड द power sharing with other communities that led to violence, civil war and many more setbacks to this country. अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हुए जो पोर्शन है उससे जो चौथा क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज पावर शेयरिंग, हाउ बेल्जियम यूज दिस टू एकोमोडेट इट्स डाइवर्स एथनिक ग्रुप. अभी आपने देखा श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं किया. अब यहाँ एक पावर शेयरिंग का क्वेश्चन भी डाल दिया और प्लस बेल्जियम ने कैसे एकोमोडेशन किया, बेल्जियम ने कैसे पावर शेयरिंग कर लिया, ये देखते हैं. तो पावर शेयरिंग क्या है? शेयरिंग ऑथोरिटी अमॉन्ग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी और एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग. अगर सरकार की विभिन्न अंगों के बीच या विभिन्न स्तर में सरकार के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण है, विभाजन है, तो इसे पावर शेयरिंग कहते हैं. बेल्जियम का लीडर ने श्रीलंका से अलग डिफरेंट पाथ लिया कि उन्होंने किस तरीके से उनके यहाँ जो डाइवर्सिटी है, डच, फ्रेंच और जर्मन है, हाउ दे कैन एकोमोडेट ऑल दीज डाइवर्सिटीज. उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया रीजनल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, उन्हें कैसे
समायोजित किया जा सकता है, साथ साथ लेकर चला जा सकता है। बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार परिवर्तन किया, और इस परिवर्तन के साथ ही उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट बहाल किया कि उनके देश के सभी लोग एक साथ रहें और देश को अपना देश फील करें। आइए देखते हैं कैसे। The arrangement they worked out in different form. That can be also an example for different nations. एक नयापन लिए हुए इनोवेटिव आइडिया है, नए विचार हैं जो बेल्जियम ने अपनाया। आज हम भी सभी देश अपना करके अपने यहाँ की जो इस तरीके की एथनिक समस्याएं हैं, डाइवर्सिटी की समस्याएं, उसका समाधान कर सकते हैं। देखते हैं, पहला संशोधन उन्होंने किया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। हम देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे या रीजनल गवर्नमेंट्स होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि जितने भी फ्रेंच और डच पीपल हैं, डच 59% थे, फ्रेंच 40% पूरे देश में, उन्होंने कहा नहीं, बराबर का हम लोग मिनिस्टर रखेंगे। Some special law required the support of majority of members from each linguistic group. कुछ जो आप स्पेशल चेंज करना चाहते हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चेंज करना चाहते हैं, तो दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप का सपोर्ट उसमें जरूरी है। दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेजोरिटी का सपोर्ट जरूरी है। कोई भी एक कम्युनिटी, ये नहीं कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज़्यादा है तो वो डिसीजन ले लें अपने पक्ष में, पूरे देश में डच ज़्यादा है तो वो डिसीजन ले लें अपने पक्ष में, ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आएगा जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, उन दोनों कम्युनिटी से रिलेटेड होगा, दैट विल ओनली बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सपोर्ट ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। दोनों कम्युनिटी जब तक उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगा। दूसरा उन्होंने प्रोविजन डाला कि बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर थे वो स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा माना गया कि दे आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ नहीं है वो, उन्हें भी अपनी स्वायत्तता है, वो स्वतंत्र ढंग से डिसीजन ले सकते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऐसा लगे कि दोनों दो तरह की सरकारें हैं, दोनों अलग अलग काम करती हैं। तीसरा जो परिवर्तन लाया उन्होंने, ब्रुसेल्स हैज ए स्पेशल गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स जो उसकी राजधानी है, पूरे पूरे देश में डच ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया। डच की मेजोरिटी थी तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच की मेजोरिटी थी, यहाँ फ्रेंच ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। ब्रुसेल्स की जो सरकार होगी उसमें फ्रेंच और डच दोनों के लिए। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking communities has accepted equal representation in central government and in state government. केंद्र सरकार और राज्य सरकार में चूंकि डच कम्युनिटी का मेजोरिटी था और उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किया, इसीलिए ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी होते हुए भी फ्रेंच कम्युनिटी ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किया। दे सॉर्टेड आउट देयर डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स। चौथा जो परिवर्तन किया, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने अपने देश में लाया। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटी थी। यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, वो अलग अलग जो लैंग्वेज ग्रुप हैं, डच, फ्रेंच, जर्मन, सभी से में से वो इलेक्टेड होंगे। नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ वो रहते हैं इसका कोई मतलब नहीं। यानी लोकल कम्युनिटी में अगर किसी एक कंस्टिट्यूंसी में, किसी एक वार्ड में डच कम्युनिटी का मेजोरिटी नहीं है, तब भी डच का
सॉरी, जर्मन कम्युनिटी का मेजोरिटी नहीं है तब भी जर्मन स्पीकिंग पीपल का रिप्रेजेंटेशन होगा। एंड दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। वो संस्कृति, शिक्षा और भाषा से संबंधित जो विचार मतलब विषय होते थे, उस पे ये सरकार को अधिकार दिया गया कि वो इन चीज़ों को देखेंगे। आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हेडिंग है आपके चैप्टर में, उसमें है व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, या व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अलग अलग प्रतिरूप क्या हैं। आज के आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बहुत सारे रूप धारण करती है, बहुत सारे रूपों में देखने को मिलती है। पहला जो पावर शेयरिंग का रूप है, दैट इज द पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। चूंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी एक ही लेवल में है, सेंट्रल लेवल में भी तीनों होती हैं, स्टेट लेवल में भी तीनों होती है, तो एक ही लेवल में है, इसलिए इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग कहा गया। ध्यान देंगे, अगर सत्ता का विभाजन सरकार के तीनों अंगों के बीच है तो वो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है या हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग है, और दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड जो फॉर्म है, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग स्तर में पावर शेयरिंग हो सकता है, अलग अलग स्तर में पावर शेयरिंग हो सकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से इसको जो सेंट्रल और गवर्नमेंट दो या दो से अधिक लेवल में जो सरकार है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये इसको हम फेडरल पावर शेयरिंग भी कह सकते हैं। चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, तो इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं या वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तीसरा जो फॉर्म्स है पावर शेयरिंग का, वो है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड religious groups as well as in linguistic groups। यानी समाज में, जैसे बेल्जियम में आपने देखा डच एंड फ्रेंच लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच पावर शेयरिंग है। तो ये हो गया तीसरा रूप, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिटी ग्रुप और कल्चरल ग्रुप कह सकते हैं। फोर्थ जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है वो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स can also be seen in the way political parties, pressure groups, and movement or they control and influence the powers। यानी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट ग्रुप्स, ये जब सत्ता में अपना प्रभाव, अपना सामंजस्य पाने का कोशिश करते हैं कि उन्हें भी सत्ता में भागीदारी मिले, तो इसको पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप्स भी कहते हैं। तो ये चार प्रकार का पावर शेयरिंग का फॉर्म अब पूरे दुनिया में देखने को मिलता है। मैं समझता हूँ ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं और जवाब भी बहुत सिंपल है, बहुत क्लिष्ट करने का ज़रूरत नहीं है। बस इस एक वीडियो से आप पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग आवश्यक क्यों है। तो दो डिफरेंट रीजन बताया जाता है पावर शेयरिंग के लिए, दो कारण से पावर शेयरिंग जरूरी है। पहला रीजन बताया जाता है प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल, प्रूडेंस मतलब एक्सपर्टाइज,
इफिशियंसी, प्रूडेंस को देख करके कि किस कैसा पावर शेयरिंग करेंगे तो ये काम इफिशिएंटली होगा, जल्दी होगा, त्वरित रूप में होगा, बिना किसी रुकावट के होगा। इस पावर शेयरिंग को अच्छा माना जाता है। दिस पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। समाज में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं होगा मतलब वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। तो इस पावर शेयरिंग को बहुत अच्छा माना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। एक मेजॉरिटी ग्रुप का विल को किसी माइनॉरिटी ग्रुप के ऊपर अगर थोप दिया जाए तो ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं होगा। कुछ समय के लिए मान लीजिए आपके पास पावर है तो आप उसकी किसी को दबा के रखिएगा, कुछ समय तक तो वो चल सकता है। आप कुछ ग्रुप को अंडरमाइन कर सकते हैं कुछ समय के लिए, परमानेंटली नहीं। तो ये जो प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग है वो परमानेंट सॉल्यूशन देता है। एक मेजॉरिटी ग्रुप की जो टायरनी है, उसका जो जोर जबरदस्ती और दबाव है, उनका जो आतंक है, वो सप्रेस कर सकता है माइनॉरिटी ग्रुप को, उसे एडवर्स सिचुएशन में डाल सकता है, लेकिन ये सिचुएशन सदा अच्छा रहेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरा है, दूसरा सेट ऑफ रीजन जो है पावर शेयरिंग का, वो है मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। दिस पावर शेयरिंग, moral reason of power sharing is considered much more democratic। कहा जाता है कि दिस पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र की आत्मा है। क्योंकि एक डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग होता है। जो भी किसी डिसीजन से अफेक्टेड हैं उनको इस डिसीजन में भाग लेने का अधिकार है, ऐसा कहता है मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। People have a right to be consulted on how they are to be governed। लोकतंत्र है, लोगों के पास सर्वोच्च सत्ता है, लोगों को यह अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि वो उनको कैसे शासन किया जाए। एक जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगा वो होगा जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेशन हो, सिटीजन्स शुड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, तो ये लेजिटिमेट होगा। और यही मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग कहता है। सिंस वी आर टेकिंग द डिसीजन ऑफ होल नेशन, द होल नेशंस कम्युनिटी शुड टेक पार्ट इन दिस डिसीजन मेकिंग। यहाँ हम कंक्लूड करें तो वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। प्रूडेंशियल रीजन कहता है कि बेटर आउटकम लाएगा, इसके लिए सत्ता की भागीदारी करनी अच्छी है, मतलब पावर शेयरिंग जरूरी है। दूसरा जो मॉरल रीजन है वो इम्फेसिस देता है, इट इज़ वेरी मच डिजायर्ड, वेरी मच एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज डेमोक्रेटिक वन। ये जो पावर शेयरिंग है वो लोकतांत्रिक है, इसीलिए पावर शेयरिंग होना चाहिए। ये आप जर्मनी में देखें, फाइन जर्मन इंजीनियर्स। अब इसमें ये है कि गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाना है, मान लीजिए दो कम्युनिटी के लोग हैं, दोनों के हाथ में स्टीयरिंग होना चाहिए, दोनों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, दोनों की इक्वल भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ देखिए, है ना, दो चालक हैं, एक ही घोड़ा है, एक दोनों के हाथ में लगाम है, तो बैलेंस होना चाहिए, दोनों को मिलजुल करके शासन चलाना चाहिए। किसी एक तरफ अगर मोड़ देंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वो डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा। डेमोक्रेटिक तभी रहेगा जब दोनों ही बराबर बराबर रूप से लगाम खींचेंगे। थैंक यू वेरी मच। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये छोटा सा वीडियो आपको पूरे चैप्टर का एक रिव्यू देता है, एक तरीके से आप इसमें सारे के सारे सवालों का जवाब पाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।